नमस्कार दोस्तों। कायरता और वीरता दोनों अनुलोम विलोम है और यह दोनों यदि बात करें तो कहां है, इस पर बात करूं। कल आपके साथ जुड़ नहीं पाया था, नहीं जुड़ पाने की वजह बताता हूं, उसके बाद शुरू करता हूं कि आज मैं अनुलोम विलोम क्यों बता रहा हूं। कल मुझे पुलिस ने कॉल किया था कि मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। वह एफआईआर नरेंद्र मोदी की चहेती रही मंत्री जो अब हार गई हैं अमेठी से, उन्होंने दर्ज करवाई है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उससे चिट्ठी भेजकर दर्ज करवाई है और उसमें कहा है जो उन्होंने बोला था उन शब्दों को जो मैंने प्रयोग किया उन्हीं के लिए, उससे उन्हें तकलीफ हो गई, वो मोलेस्ट हो गई। तो आप समझ सकते हैं, वो सोचती हैं कि एफआईआर दर्ज करा के मुझे जेल भिजवा करके वो मेरी आवाज बंद कर देगी। नहीं, यह आवाज वो आवाज नहीं है। मैं उन पुरखों का बेटा हूं जो कानपुर से निकल के गए थे, कलकत्ता में इस देश का पहला हिंदी का अखबार निकाला था, जिसे आप राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। मैं उन पुरखों का बेटा हूं जिन्होंने मराठाओं को कानपुर में अपने गांव में शरण दी थी और उसके बाद में पहली देश की आजादी की जो लड़ाई शुरू हुई, जहां रानी लक्ष्मीबाई पली बड़ी, उस जगह से मैं आता हूं। मेरे खून में वो है। मेरी मां ने मुझे गंगा जल पी करके पैदा किया है। स्वाभाविक सी बात है, मैं डरने वालों में से नहीं। मैं जमीन में भी सो जाऊंगा, मैं बगैर पंखे बगैर किसी उस चीज के भी रह लूंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप फांसी लटकाना चाहेंगे तो भी मुझे गर्व होगा, क्योंकि अंततः गंगा में मिलना है। मैंने अपनी बेटियों से यही कहा कि मैं मर जाऊं तो बस इतना करना कि मेरी लाश को वहीं बिठूर में जलाना जहां मेरे पूरे परिवार, मेरा पुरखे सारे जले, इतना बस कर देना। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जेल डाल दो, जेल में मार दो या बाहर मार दो, मैं डरने वालों में से नहीं। तो यह बात कह रहा हूं, तब कह रहा हूं कि जब ये हालात हैं, क्यों है इस देश में। मणिपुर जल रहा है, 13 महीने हो चुके हैं और देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं जम्मू कश्मीर में, वो किसी से छिपे नहीं है। रोजाना आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं। कुछ घटनाएं रिपोर्ट होती हैं जो आप देखते हैं, कुछ नहीं होती हैं जिन्हें आप ये समझ सकते हैं कि किस हालत में। और आप पंजाब की हालत देख लें, पंजाब में जिस तरीके के माहौल बन रहा है, जिस तरह के हालात, उसका असर देखने को मिल रहा है कि वो खालिस्तान परस्त लोग गांधी की प्रतिमा को इटली तक में तोड़ देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या खेल हो रहा। उनको पनपाया जा रहा है। और एनआईए किसकी है? एनआईए का डीजी कौन है? वही पंजाब का जो डीजी था, वही एनआईए का डीजी है। यह खेल हो रहे हैं। नशे की तस्करी बिल्कुल है, और नशे की तस्करी का यदि यहां पर सिस्टम देखिएगा तो वही लोग इसमें कल्प्रिट हैं, जो लोग आज देश स्तर पे इसे संभालने के लिए जिम्मेदार बताए जाते हैं। तो देश इस हालत में है, इस हालत में है। महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी चीजें हम लगातार झेल रहे हैं, इन पर मैं बात ही नहीं करूंगा। नीट का पेपर जिस तरीके से लीक किया गया, जिस तरीके से सब किया गया, हमारे देश के 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। कोई बोलने वाला नहीं। कभी आपने सुना है इस देश के किसी भी समस्या को लेकर के
क्या मोहन भागवत ने या उनके तमाम संगठन के लोगों ने या बीजेपी ने कभी चर्चा की है? वो सिर्फ अपने एजेंडे पे चर्चा करते हैं, नफरत फैलाने के एजेंडे पर चर्चा करते हैं। उदाहरण दे देता हूं, बकरीद है, बकरीद के लिए तैयारियां होती हैं। तेलंगाना में मेडक एक जगह है जहां से श्रीमती इंदिरा गांधी भी चुनाव जीती थी, और उसी मेडक क्षेत्र में कुछ लोग मदरसे में प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे कैसे हम मनाएंगे ईद को, वो बकरीद को मनाएंगे, कैसे जो है उसमें सारी चीजें होंगी। उस पर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग, विश्व हिंदू परिषद और जो भी कुछ बनाए हुए नफरत के गैंग, वो जाकर के वहां पर हमला कर देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, कहते हैं जानवरों की बलि देंगे। वाह, गजब की स्थिति है। आप करते हैं, वो अपना त्योहार अपने ढंग से न मनाए, आप हमला करेंगे। बहरहाल तेलंगाना पुलिस ने कार्रवाई की, त्वरित कार्रवाई हुई, अच्छी बात। इसी तरीके से आप देखिए, जहां कहीं भी हो रहा है लगातार कहीं, जबकि सबसे ज्यादा जो बीफ की कंपनियां चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो 90% हिंदुओं के पास में, 90%। और उनमें जो 3 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां हिंदुओं की। तो आप इससे समझिए कि बीफ बेचने। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सिर्फ इस आरोप में न कोई कानून न कोई और चीज, इस आरोप में कि शंका व्यक्त कर दी गई कि इन घरों में बीफ खाया जा रहा है, बीफ बनाया जा रहा है, बीफ का रखा हुआ है, इस पर उन घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार नहीं है, अदालतें नहीं, निश्चित रूप से तकलीफ दे यह होता है। तो क्या कभी आपने सुना है कि मोहन भागवत इस पर बोले हैं? कभी सुना है नरेंद्र मोदी इस पर बोले हैं? लिंचिंग होती हैं और न जाने क्या। सहारनपुर के वो बच्चे जो गए थे, जानवर लेके जा रहे थे, उनके साथ छत्तीसगढ़ में जो हुआ, मार दिए गए 2 बच्चे, 3 बच्चे, आप बताइए। तो यह करते हैं, उसके बाद कहते हैं। प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में क्या करते हैं जब यह हो रहा होता है? प्रधानमंत्री बगैर मतलब जिस सम्मेलन में वो सदस्य नहीं है, हिस्सेदारी नहीं कर सकते, स्पीच नहीं दे सकते और कुछ नहीं कर सकते, उसमें जाते हैं। मोहन भागवत को 3-4 दिन पहले याद आता है कि देश का प्रधानमंत्री अहंकारी है, उनके नेता अहंकारी हो गए हैं, इसलिए चुनाव में यह स्थिति हुई है, 63 सीटें हारे हैं। तब अहंकार दिखता है और फिर सिंपैथी लेने के तमाम प्रयास होते हैं। तब उन्हें मणिपुर याद आता है 13 महीने बाद। और फिर उसके बाद में उनके इंद्रेश कुमार बोलते हैं, वो भी बोलते हैं अहंकारी और सब कुछ, असली राम भक्त और नकली राम भक्त बताते हैं और फिर अगले ही दिन पलट जाते हैं। तो यह स्थिति है, ये कहते हैं कायर। कायर वो होते हैं, आज तक आपने देखा है देश की आजादी के पहले हो या आजादी के बाद, लॉफुल पर्सन है, लॉफुल सिटीजन है। हमें नहीं चाहिए ऐसे लॉफुल सिटीजन पर्सन्स। हमें वो चाहिए जो उग्र विचार के साथ भी बताएं कि नहीं, यह सही है, यह गलत है। गांधी जी ने इसको लेके किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी हम कानून तोड़ेंगे, प्रेम से तोड़ेंगे, हमले नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो कानून काला है वो कानून तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। क्योंकि सही के साथ खड़े होंगे, सत्य के साथ खड़े होंगे, गलत तरीके से थोपे गए कानूनों के साथ नहीं खड़े होंगे। भेजिए जेल जितना भेजना है। यह नीति रही है कांग्रेस की। कांग्रेस में कभी अनुशासन नहीं रहा, कभी गरम दल, कभी जो है उस तरह से होता था, नरम दल और गरम दल का विवाद चला, कांग्रेस के भीतर ही चला। जहां लोकमान्य तिलक एक बात कह रहे थे, वहीं
गोखले साहब दूसरी बात कह रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे थे नहीं नरम से चलो। यह अंतर था, लेकिन कांग्रेस ने कोई तिलक को पार्टी से नहीं निकाला था। लड़ते रहे दोनों अपनी अपने आइडिया के लिए, क्योंकि दोनों की लड़ाई असलियत में आइडिया ऑफ इंडिया के लिए थी। इसलिए था भगत सिंह का पूरा परिवार कांग्रेसी था, रहा आखिरी समय तक रहा। चंद्रशेखर आजाद का पूरा परिवार कांग्रेसी था, रहा आखिरी समय तक रहा। शहीद हुए, लेकिन विचारों को लेकर के एक उग्र विचार थे, एक नरम विचार थे, दोनों जगह भेद थे। तो यह भेद होते हैं। मुझे भी तमाम लोग आके समझाते हैं क्यों इतना उग्र बोलते हैं, क्यों ऐसा बोल देते हैं। अरे शांत रहिए, आपको मिल क्या रहा है ये देश, और इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे होता है, मुझे तकलीफ होती है, इसलिए बोलता हूं। तो आप बताइए, आज जब बच्चे इतने मर रहे हैं, क्या मोहन भागवत को खुल के नहीं बोलना चाहिए? कहते हैं वैचारिक सांस्कृतिक, इस पर बोलिए ना। सामाजिक संगठन है तो बोलिए, लड़िए इसकी लड़ाई। सामाजिक संगठन है ना, लड़िए। नहीं लड़ेंगे। क्या कोई भाजपा का नेता इसको लेके विरोध करता नजर आया? क्या उनके बच्चे नीट में नहीं है, वो हुए हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कायरों का संगठन है, कायर हैं ये। कौन लड़ाई लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस। और कोर्ट कौन जा रहा है? कांग्रेस। तो इससे समझ लीजिए, ये तो बेईमानी कर सकते हैं। जैसे मुंबई पश्चिम की जो सीट पर इन्होंने बेईमानी की है, 48 वोट की जो बेईमानी हुई है, वो किसी से छिपी नहीं है। वहां पर यह भी आ रहा है कि जो एनडीए का कैंडिडेट था, उसके भाई ने किस तरीके से अपने मोबाइल पे ओटीपी मंगाया हुआ था कि मशीन कब बंद कर देनी है, कब खोलनी। तो आप समझिए, ओटीपी उसके उस पे आ रहा था। तो हार जीत का होगा ही। वहां के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई? क्या डर है यदि सब कुछ सही है? और बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल वो लड़ाई लड़ी जाएंगी। और जब एलन मस्क कहते हैं कि इसमें गड़बड़ है, एआई से खेल हो सकता है, तो बचाव में नरेंद्र मोदी सरकार में, पिछली सरकार में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मंत्री थे, सूचना प्रौद्योगिकी के, वो चंद्रशेखर जो लड़े केरल के तिरुवनंतपुरम से, हार गए, वो इसको लेके सफाई देते हैं। वो बोलते हैं सरकार नहीं बोलती। सरकार बोले यदि हिम्मत है तो यह स्थिति है। फिर आपको याद होगा, कांग्रेस कम नहीं लड़ती रही, दबाव की बातें नहीं हो, सब कुछ रहा हो, सारी चीजें। तो कांग्रेस और अनुशासनहीनता एक दूसरे के पर्यायवाची, क्योंकि कांग्रेस कायर नहीं है, इसलिए लड़ती है। और यह लड़ाई आज से नहीं चल रही है, तब से चल रही। जब महात्मा गांधी का झुकाव हुआ, थोड़ा ठंडे पड़े, तो सुभाष चंद्र बोस आ गए। उन्होंने एक क्रांति की, उन्होंने एक अपना आइडिया ऑफ इंडिया प्रस्तुत किया। दोनों में लड़ाई हुई और सुभाष चंद्र बोस जीते, फिर हार के करीब पहुंच गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस ने निकाला नहीं, कांग्रेस छोड़ी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और लड़ते रहे। जब तक जीवन रहा लड़ते रहे। लेकिन कांग्रेस को उन्होंने गाली नहीं दी, कांग्रेस के नेताओं को गाली नहीं दी, कहा कि वो भी सही। यही होता है आइडिया ऑफ इंडिया। तो डर नहीं होता है, सच बोलने की बात होती है। लड़ाई लड़िए, अपनी सरकार से लड़के कहिए कि ये कीजिए। क्या है हिम्मत? नहीं है, क्योंकि कायर, और कायरों की स्थिति होती। याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनाया था, वो महात्मा गांधी जी के समधी थे, सी राजगोपालाचारी। बहुत काबिल व्यक्ति थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और फिर आई कि राष्ट्रपति जब बनाने की बारी आई तो किसको बनाया जाए। तो यह हुआ कि नहीं,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान भी है, और गांधी जी मौजूद थे। सारे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। निश्चित रूप से इससे तकलीफ होनी थी, फैसला हो चुका था। बहरहाल गांधी जी इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए कोई और बात नहीं। और उसके बाद में पंडित नेहरू ने जब उन्हें राष्ट्रपति बना दिया तो उन्होंने कांग्रेस तोड़ दी, चले गए, अपनी दूसरी पार्टी बना ली, स्वतंत्र पार्टी। उस पार्टी ने राज्य रजवाड़ों का सबका साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का जनसंघ होता था उनके पिछलग्गू बना, और उस तरह से करके किया। तो कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए भी किया है, ऐसा नहीं, लेकिन जहां आइडिया ऑफ इंडिया हुआ तो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लड़े, और यह लड़ाई तब से लेके आज तक चल रही। आप देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, स्वार्थ के लिए मोरारजी देसाई ने जो किया, जो कांग्रेस में सिंडिकेट था उसने जो किया, तोड़ करके जिस तरीके से उन्होंने बनाया, 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, यही आरएसएस का जनसंघ उसमें विलय कर देता है, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनती। समझ लीजिए, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे ये सब चले जाते हैं कुर्सियों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस जीवित रहती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस लड़ती है, अनुशासित नहीं है, अनुशासनहीन है, मुद्दों को लेकर लड़ती है। अनुशासन वहां कहने को होता है, होता नहीं, चाहे जिस राज्य में देख लीजिएगा, कांग्रेस खुद में ही लड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया चर्चा है, एक विषय है जो आपको लेके खड़ा होता है। कुछ स्वार्थों पर भी लोग लड़ते हैं, लेकिन बहुतायत में मुद्दों की लड़ाई होती है। कहीं दलितों के लिए कोई कर रहा होता है, कोई अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहा होता है, कोई पिछड़ों के लिए लड़ रहा होता है, कोई जो है गरीब सवर्ण वर्ग की बात कर रहा होता है, कोई बहुसंख्यकवाद की बात कर रहा होता है। इन सब के बीच कांग्रेस लड़ती है, क्योंकि इससे हित सुरक्षित होते हैं। तो यह भी है, यह होता है तो आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में शिक्षित नेता होते हैं, अपराधी नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल बना है, 28 क्रिमिनल मिनिस्टर्स बने, ऐसे ऐसे बने हैं जो तमाम तरीके से महिलाओं के साथ की घटनाएं हों और बहुत सारी चीजें हों, उनके दोषी। तो आप इससे समझिए, उसके अभियुक्त हैं वो लोग बने। तो यह होता है, तो इस तरह से चलता है। तो ये सारे खेल चलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस लड़ती है, इसलिए वो वीर है। और आरएसएस, बीजेपी और ये जो इनके संगठन है, ये अपने लिए लड़ते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, अपने एजेंडे के लिए लड़ते हैं, बस। और वो भी तब लड़ते हैं जब इनका झुंड होता है, इनमें हिम्मत नहीं है। एक कांग्रेसी भारी पड़ता है इनके 100,000 लोगों पे। तो आप इससे समझ लीजिए, गुरु गोविंद सिंह कहते थे ना कि 1 से लाख लड़ाओ, तो वही स्थिति है। कांग्रेस का एक खड़ा हो जाता है तो इनके पसीने छूट जाते हैं। मैंने यही कहा, कर लीजिए गिरफ्तार, मैं आ गया हूं आपके पास, भागूंगा नहीं। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहे कि नहीं आप क्यों बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं। मैंने खुद आईओ को कई मैसेज किए, कितने बजे आना है, क्या आना है। तो आप इससे समझिए, तो कायर लड़ नहीं सकते, वो साजिशें कर सकते हैं, कानाफूसी कर सकते हैं और चीजें कर सकते हैं। तो यह अंतर है, इसलिए मैं इन्हें सलाम करता हूं, क्योंकि इन्होंने यह सिखाया, यह ताकत दी है। चाहे गंगाधर नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, या आज की डेट में राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका हो,
सारे लड़ रहे हैं, और जब लड़ रहे हैं तो हम लड़ने वालों के साथ खड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और मुकदमे दर्ज कीजिएगा। जय